एक गगनचुंबी इमारत के दूसरे माले पर एक लड़की की लाश बेदर्दी से लटकी हुई है। लाश की हालत ऐसी कि उस पर कोई कपड़े तक नहीं है। जो लड़की की लाश है उस पर सिर्फ इनर वेयर्स ही हैं। अब नीचे खड़े लोगों ने जब इस लाश को देखा तो हर कोई हैरान परेशान रह गया। हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। जब जांच पड़ताल की गई तो पता लगा ये लाश है अर्पिता तिवारी की। अर्पिता तिवारी कौन? श्वेता तिवारी की कज़न है और उनकी दूर की बहन है। अब इस मामले में पुलिस को बुलाया गया। हर किसी ने देखा कि हाँ कैसे हुआ, कौन है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। तब जो कहानी सामने आई वो बहुत उलझी हुई कहानी सामने आई। आप ये समझिए कि ये जो केस है ये साल 2017 का है, लेकिन इस कदर उलझा हुआ है कि पुलिस आज तक इसे सुलझा नहीं पाई। पुलिस को ये तक नहीं पता कि ये हत्या है या आत्महत्या। लेकिन जो भी एविडेंस मिले या जो भी सिचुएशन रही, जो भी सर्कमस्टांसेस रहे, उसके तहत भी पुलिस इस केस के इर्द गिर्द भी नहीं पहुंच पाई। इस केस को पूरा समझाने के लिए हम आपको साल 2017 में ले चलते हैं। साल 2017 की बात है, दिसंबर का महीना था, तारीख थी 10। अर्पिता अपने पिता से कहती है कि पापा एक अवार्ड फंक्शन है और उसे मुझे अटेंड करने जाना है, इसलिए मैं जा रही हूँ, आपसे जल्दी मिलूँगी। अब अर्पिता ये कहकर निकल जाती है, अवार्ड फंक्शन भी अटेंड करती है। इसके बाद अपने बॉयफ्रेंड पंकज जाधव से मिलती है। उससे मिलने के बाद ये दोनों 10 और 11 की दरमियानी रात सुबह 3 बजे, तड़के सुबह 3 बजे अपने कॉमन फ्रेंड अमित हाजरा के घर पर जाते हैं। उसका 15वें माले पर फ्लैट था, वहाँ जाते हैं। रात भर पार्टी होती है। अब 3 बजे पहुँचे ही थे तो बढ़िया पार्टी होती है, दारू और खाने वाने में बढ़िया सामान रहता है। सब पार्टी वार्टी करके इतने थक जाते हैं और सब सो जाते हैं। अब उसमें कुछ जो दोस्त थे अमित के, वो कमरे में सोते हैं और अर्पिता, पंकज और अमित ये लोग हॉल में सो रहे थे। अब करीब 7 बजे एक दोस्त की आँख खुलती है। वो हॉल में बाहर आता है तो देखता है कि बाकी लोग तो हैं, अर्पिता नहीं है। फिर देखता है कि जो बाथरूम है उसका दरवाज़ा लॉक है। दोबारा वो अंदर चला जाता है सोने। करीब 7:30 बजे फिर से उसकी आँख खुलती है। वो फिर आता है, बाहर देखता है कि अभी कोई उठा ही नहीं, लेकिन देखता है कि अर्पिता तो अभी भी नहीं है। अब दोबारा जब बाथरूम की तरफ देखता है तो देखता है कि बाथरूम तो फिर से लॉक है। अब इसके बाद वो सबसे पहले अर्पिता के जो बॉयफ्रेंड है पंकज, उसे उठाता है। बोलता है कि अरे भाई उठ, कहीं अर्पिता दिख नहीं रही। अब इसके बाद सब लोग पूरे घर में ढूंढते हैं फ्लैट में कि देखते हैं अर्पिता कहाँ है, कहीं नहीं दिखती। अब बाथरूम जो था वो लॉक था तो एक की से उसका दरवाज़ा खोला जाता है। अब जब सब लोग अंदर जाते हैं देखते हैं अर्पिता वहाँ भी नहीं है, लेकिन जो बाथरूम में एक छोटी सी विंडो होती है ऊपर साइड में, वो उसका जो कांच था वो टूटा हुआ था। अब ये लोग देखते हैं कांच टूटा है लेकिन अर्पिता नहीं है। उसके बाद पूरी सोसाइटी में खबर फैल जाती है। जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो सब मिलके सब के सब अर्पिता को ढूंढने लग जाते हैं। अब 7 से लेकर 9 बज चुके थे लेकिन अर्पिता नहीं मिलती। अब करीब 9:30 बजे के आसपास एक आदमी देखता है कि जो दूसरा माला है उससे एक लड़की की लाश लटक रही है। अब सोसाइटी में हल्ला हो जाता है। अब जो दोस्त थे जब वो भी सुनते हैं कि एक लड़की की लाश लटकी हुई है, वो भी बिना कपड़ों के, सेमी न्यूड, तो वो भी हैरान परेशान रह जाते हैं, कहीं ये अर्पिता तो नहीं है। इसके बाद वो दौड़े दौड़े जाते हैं, देखते हैं कि वो लाश अर्पिता की ही थी। अब दोस्त जो थे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। इस तरीके से एक दोस्त जिसके साथ उन्होंने अभी पार्टी की, जो बॉयफ्रेंड था, उसकी हालत भी ख़राब कि अभी मैं इसको लेकर आया, हमने उस ढंग से पार्टी की और अचानक से ऐसा भी क्या हुआ कि ये इस कदर यहाँ पर लटकी हुई है और अब मैं मतलब वो ज़िंदा नहीं है। हर किसी के हाथ पैर फूल जाते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है तो पुलिस पहली नज़र में तो इस मामले को आत्महत्या के तरीके से देखती है और रिपोर्ट भी उसी के तहत दर्ज करती है। लेकिन जब इस मामले में अर्पिता के पिता और अर्पिता की बहनों से बात की जाती है तो वो लोग आरोप लगाते हैं पंकज पर, यानी कि अर्पिता के बॉयफ्रेंड पर। आपको बता दूं कि अर्पिता और जो पंकज है उसका रिलेशन करीब 8 साल से चल रहा था। अब इसमें जो पुलिस पूछताछ करती है पिता से, तो पिता कहते हैं कि मुझे मेरी बेटी को मारा गया है, उसने आत्महत्या तो नहीं की और मुझे ये भी डाउट है कि हो ना हो कहीं उसका रेप तो नहीं कर लिया गया, उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ ज़बरदस्ती की हो। इसके अलावा जो बहनें हैं अर्पिता की, वो ये भी कहती हैं कि जो पंकज है वो मेरी बहन को परेशान कर रहा था। इनका 8 साल से रिलेशन ज़रूर था, बट हमने जो सुना है अर्पिता के मुँह से, कभी कभी ये ज़रूर सुना था कि ये इन दोनों के बीच में कुछ क्लैश चल रहा है, परेशानी चल रही है और ये लोग अलग होना चाहते हैं। ये जानने के बाद पुलिस पंकज से भी पूछताछ करती है, सारी चीज़ें पूछताछ में पड़ताल करती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तुम कब लेके आए, तुम्हारा रिलेशन कैसा था, हर एक चीज़ पुलिस बारीकी से उसकी जाँच करती है।
तो जो पंकज है वो पुलिस को कहता है कि हमारा रिलेशन भले ख़राब था, हमारे बीच में कुछ परेशानियां आई थी, लेकिन मैं ऐसा कदम नहीं उठा सकता कि मैं अर्पिता को इस तरीके से मार दूं। अब फिर पंकज ये भी कहता है कि आपने मुझसे सवाल किए हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो अमित हाजरा है, एक बार आप उसकी प्रोफाइल पर भी नज़र डालिए, उसके बारे में भी जाँच पड़ताल करिए। अब जब पुलिस को ये सारी चीज़ पंकज के थ्रू पता लगती है, अमित हाजरा का नाम, कि हाँ उसके घर पे लोग पार्टी करने गए थे, उसको भी पंकज एक तरीके से संदिग्ध जता देता है। और उसी दौरान पुलिस को जो अर्पिता है उसका फेसबुक चैट मिलता है, और चैट किसके साथ था? अमित के साथ। अब उस चैट में जो अर्पिता है वो अमित को एक तरीके से हड़का रही थी, या कहीं कुछ सुना रही थी। अर्पिता लिखती है कि तुम मेरे दोस्त हो और दोस्त की तरह ही रहो, मेरे बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश मत करो। अब जब पुलिस को ये चीज़ मिलती है तो वो पंकज से और पूछते हैं अमित के बारे में कि हमें बताओ ये लड़का किस तरीके का है, किस तरह से, क्या ये परेशान कर रहा था अर्पिता को। तो पंकज कहता है कि हाँ, लगातार जब इसे पता लगा कि हम दोनों के बीच में, मतलब मेरे और अर्पिता के बीच में कुछ दिक्कतें चल रही हैं, हम ब्रेकअप कर सकते हैं, तो उसने ये कहा कि वो कोशिश करने लगा अर्पिता के पास आने की। और कई बार मैंने अर्पिता से ये भी कहा कि अगर तुमसे हैंडल नहीं होता तो मैं अमित को समझाऊँ, लेकिन अर्पिता ने मुझसे कहा था कि ये मैं उसे संभाल लूँगी। अब पुलिस को एक सिनेरियो क्लियर हो गया था कि अमित किस तरीके से अर्पिता को परेशान कर रहा था, और कुछ ना कुछ लिंक ज़रूर है। इसके बाद पुलिस अमित के पास जाती है, पूछताछ करती है, तो अमित कुछ क्लियर नहीं बताता, थोड़ी आनाकानी ज़रूर करता है। पुलिस को कई बार वो बयान बदलता है कि वो लोग मेरे इस घर पे इस टाइम पर आए, इस टाइम पे गए, अर्पिता तो इस तरह से थी, बहुत नशे में थी, मैंने उसे सहारा दिया, ये सब चीज़ें। इसके अलावा पंकज पुलिस से ये भी कह देता है, जो अर्पिता का बॉयफ्रेंड था, कि जब अर्पिता उस वक्त बहुत नशे में थी, जब हमने पार्टी वार्टी कर ली घर, वहाँ पर अमित के घर पर, फ्लैट पर, बहुत उसने नशा कर लिया था, हम सब ने ड्रिंक कर रखी थी, तो जो अमित है वो अर्पिता के पास जाने की कोशिश कर रहा था कुछ ज़्यादा ही, तो मैंने उसको साइड में करके सोफे पर भी बिठा दिया था। इसके अलावा पंकज ये भी बताता है कि उस रात जो अमित है वो बार बार अर्पिता को फोर्स कर रहा था कि वो अपने कपड़े बदल ले, वो नाइट सूट पहन ले, बल्कि अर्पिता ने जो पार्टी ड्रेस पहनी हुई थी वो वही पहनकर सो रही थी और उसी में कंफर्टेबल थी। अब पुलिस ने सारे डॉट्स मिलाए, इसके बाद अमित से पूछताछ की तो अमित आनाकानी करने लगा, कुछ सवाल उसने इधर उधर घुमाए भी। इसके बाद पुलिस ने इस पूरे केस में पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया। जब हर किसी का टेस्ट हुआ तो उसमें सिर्फ अमित है जिसके जो बयान है वो बदले हुए नजर आए। जब वो सामान्य था, नॉर्मल था, उसने तब कुछ और बातें कहीं, और जब पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ उसमें उसने जो बातें कहीं पुलिस को, जो सवालों के जवाब दिए, वो बेहद अलग थे। अब इसके बाद पुलिस का माथा ठनका और उसके खिलाफ पुलिस ने हत्या के मामले में एक रिपोर्ट दर्ज की। पेरेंट्स से भी इस बारे में बात की। पेरेंट्स ने भी कहा कि हमें शक है कि अमित के साथ कुछ लोग और इंक्लूड होंगे, अकेले अमित ने ये चीज़ नहीं की। तो पुलिस ने अमित को अरेस्ट किया। इसके अलावा पुलिस ने जो नेबर थे उनसे बातचीत की, तो वहाँ पर एक आंटी थी फ्लैट में, उन्होंने बताया कि उन्होंने 7 साढ़े 7 के आसपास कुछ बड़ी सी चीज़ गिरने की आवाज़ सुनी। अब जब रिपोर्ट आई इसकी अर्पिता की मौत कब हुई, तो वो भी इसी के आसपास आई। तो पुलिस को ये तो क्लियर हो गया था कि 7 से साढ़े 7 के बीच में ही जो है अर्पिता की मौत हुई है। अब वो खुद हुई है, उसने सुसाइड किया या मर्डर हुआ, ये पुलिस को क्लियर नहीं था। अमित के थ्रू भी ये चीज़ें पता लगी कि पार्टी हुई, ये सब चीज़ हुई। अमित का पॉलीग्राफ टेस्ट भी वो बार बार आनाकानी करा था, तो अमित को अरेस्ट भी कर लिया गया। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब डॉक्टर ने रिपोर्ट सौंपी तो उसमें डॉक्टर ने बताया कि जो अर्पिता है उसकी मौत इंटरनल इंजरीज से हुई है। अब इंटरनल इंजरीज में जो डॉक्टर है उनका कहना है कि उसके साथ रेप नहीं हुआ, लेकिन अब ये 15 माले से अगर 15वीं मंजिल से कोई नीचे या तो कूदे या फिर उसे फेंका जाए, दोनों में ही इंटरनल जो इंजरीज हैं वो तो होंगी ही, और इसी वजह से मौत हुई है। तो डॉक्टर भी कुछ क्लियर कह नहीं पाए। लेकिन अब इस मामले में पुलिस ने फिर से कोशिश की कि हर एक दोबारा से जांच की जाए, हर एक एंगल को मतलब निकाला जाए, पंकज से लेकर, अमित से लेकर, उसकी बहनों से लेकर, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। पूरा का पूरा केस ऐसा ही रह गया। 2017 का केस है, आज 22 हो गया। इसके बाद जो अमित है उसे बेल भी मिल गई, वो बेल पर बाहर भी है, लेकिन अब तक इस पूरे केस की कोई चीज़ क्लियर नहीं है। ये अब तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर अर्पिता के साथ क्यों हुआ था। आप खुद सोचिए, अगर ये सुसाइड है, अगर हम इसे एक सुसाइड मानकर चलें, तो वो लड़की अनड्रेस क्यों थी? सबसे पहला सवाल। उसके जो शरीर पर कपड़े क्यों नहीं थे? अगर उसने खुद सुसाइड किया तो सुसाइड तो वो वैसे भी कर सकती थी। इसके अलावा जो बाथरूम था, कोई भी शख्स अगर सुसाइड करने जा रहा है, आत्महत्या करने जा रहा है, तो रूम की खिड़की से कूद जाएगा, कोई और तरीका अपनाएगा। अब आप बाथरूम में जाओ, बाथरूम में एक छोटी सी खिड़की साइड में बनी होती है, उस खिड़की से इतना ज़्यादा पहले इतना ज़्यादा प्रयास कौन करेगा कि उसको पहले तोड़ के फिर उससे जाकर कूदेगा उस छोटी सी खिड़की से, और वो भी ऊपर बनी होती है, उस पर भी चढ़ोगे आप पहले किसी चीज़ पर, फिर खिड़की से कूदोगे।
इसके अलावा अगर हम इसे एक्सीडेंट माने, अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की ही बात करें और हर एक टर्म्स को सोचे समझे कि क्या क्या हो सकता है, तो अगर हम इसे ले कि चलो ठीक है एक्सीडेंट हो सकता है, तो 7 साढ़े 7 बजे के आसपास कोई शख्स है वो बाथरूम के अंदर जाता है और वो उतनी ऊंची खिड़की पर जाकर क्या करेगा कि अचानक से जाकर उसे कोई काम आया और फिर वहाँ से वो गिर गया, कोई रीज़न भी तो होना चाहिए। अब तीसरा है कि लोग इसे मर्डर भी कह रहे थे कि अब जैसे उनके पेरेंट्स ने भी कहा कि मर्डर हो सकता है, तो अगर मर्डर भी है, पूरा प्लान के तहत एक मर्डर भी किया गया, तो क्या उस वक्त किसी ने भी चीखें नहीं सुनी? जब कोई उसे फेंक रहा है 15वें माले से, कोई नीचे फेंक रहा है तो लड़की चिल्लाएगी, तो क्या जितने भी लोग फ्लैट में मौजूद थे क्या उन्होंने इस चीज़ की ढंग से मतलब किसी ने भी चीख नहीं सुनी? अब इन सब पूरे मामले पे जो अर्पिता हैं, उनके पेरेंट्स हो गए, उनके फैमिली वालों का बस इतना कहना है कि ये मर्डर है और बाकी लोग भी मिले हैं, क्योंकि जब मेरी बेटी के साथ ये चीज़ें हो रही थी और अंदर सब लोग कह रहे हैं किसी ने कुछ सुना ही नहीं, तो हो ना हो बाकी जितने भी लोग थे उनसे भी पुलिस को पूछताछ करनी चाहिए, उनसे भी छानबीन करनी चाहिए कि क्या हुआ उस वक्त, किस तरीके से हुआ। लेकिन ये पूरा जो मामला है ये अभी ऐसे का ऐसा पड़ा हुआ है, अब तक अर्पिता को इंसाफ नहीं मिला है। और इसी तरीके से जैसे अभी आफ्ताब का केस भी चल रहा है, जिस तरह से वो गोलमोल पुलिस को घुमा रहा है, पॉलीग्राफ टेस्ट में कभी कुछ बोल देता है, ज़्यादा से ज़्यादा जवाब इंग्लिश में भी दे रहा है, कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं कर रहा है, कभी कुछ और बोलता है, पुलिस को सबूत भी नहीं मिले हैं, तो लोग इस ऐसे भी कई सारे केसेस अभी हमें मेल भी आ रहे हैं इसको लेके, कई सारे केसेस को लेके कि जो ऐसे ही अनसॉल्व हैं कि श्रद्धा का केस भी कहीं इस तरीके से तो नहीं हो जाएगा। तो इसी तरीके से अर्पिता का केस भी जब हमने देखा और इसे समझा तो यही समझ में आया कि पुलिस इसे ठीक तरीके से मतलब पुलिस ने कोई तो ऐसी लीड है जो छूटी है। अगर वो सुसाइड भी है तो भी वो ढंग से प्रूव नहीं हो पाया, वो एक्सीडेंट हुआ तो भी प्रूव नहीं हो पाया, और मर्डर है तो वो भी अब तक प्रूव नहीं हो पाया। और सोचिए अगर ये मर्डर है तो अब तक जो जिन्होंने अर्पिता के साथ ये सब चीज़ें की, जिन्होंने अर्पिता को मारा, अगर मर्डर है तो वो अब तक खुले घूम रहे हैं।